पिछले लेक्चर में मैंने गिफ्टेड चाइल्ड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने चर्चा की थी आपके सामने। और आज हम सिलेक्शन एंड एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड, मैं इसके ऊपर आपके सामने चर्चा करूंगा। अब जैसे देखिए कि हम एक टीचर के रूप में हम कैसे जज करेंगे, या फिर एक पेरेंट्स के रूप में, सोसाइटी किसी मेंबर के रूप में, या विभिन्न रूपों में जब हमारी भूमिका अलग अलग होती है, वैसी स्थिति में जब हमारे सामने वो बच्चे आते हैं तो हम कैसे जज करेंगे कि कौन बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड है, कौन सा बच्चा स्लो लर्नर्स है, कौन सा बच्चा जो है सो आपको वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो दिव्यांग है, विकलांग है, या फिर जो दृष्टिबाधित है, ये हम कैसे समझ पाए। अब इसके लिए है कि हमको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसका सहारा लेना होगा। और खासकर ऐसे शिक्षक जो हम विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे अभिभावक, तजुर्बेकार अभिभावक जो उन बच्चों के बीच में रहते हैं, वो भी उन बच्चों के बारे में जानते हैं कि कौन सा बच्चा मेधावी है, कौन सा बच्चा मेधावी नहीं है। सबसे बढ़िया है कि जो हमारी कक्षा में जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, जो शिक्षिकाएं होती हैं, वो बड़ी बारीकी से उनके परफॉर्मेंस को देखते हैं और उनको पता रहता है कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी का है, और इसके आधार पर भी हम जज कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको बुद्धि परीक्षण, यह सबसे एप्रोप्रिएट है उसको जज करने के लिए, कि जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईक्यू टेस्ट जो साइकोलॉजी के अंतर्गत होते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल टेस्ट भी होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल टेस्ट भी होते हैं। भारत में भी धड़ल्ले से नॉन वर्बल और वर्बल सारे टेस्ट का प्रयोग हो रहा। तो जिस उम्र का बच्चा है, जिस कैटेगरी का बच्चा है, उस हिसाब से उस प्रकार के वर्बल या नॉन वर्बल टेस्ट का वहां पर इस्तेमाल करके आप उसकी आईक्यू को जांच सकते हैं, उसकी आईक्यू को समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको कि जिन बच्चों की आईक्यू 130, 140 से ऊपर होती है, ऐसे बच्चों को हम प्रतिभाशाली बालक या बालिका कहते हैं। जब आईक्यू का हम टेस्ट करेंगे तो फिर आईक्यू का टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट हमारे सामने आएगा, किसी का 130, 132, 140, किसी का 145, किसी का 160, वो कुछ भी आ सकता है। जिस बच्चे की आईक्यू जितनी होगी उस हिसाब से उसका वो आईक्यू आएगा, और इसके हिसाब से हम समझ पाएंगे कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में है। और फिर इसके बाद एक और परीक्षण आप कर सकते हैं कि निष्पत्ति परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण, इसको कहते हैं अंग्रेजी में अचीवमेंट टेस्ट। जनरली आप देखिएगा कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के माध्यम से बच्चों के आईक्यू के बारे में या विभिन्न प्रकार की उनकी मेधा के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। यह जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या फिर वार्षिक जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती है, और इन परीक्षाओं के मार्फत से जो उनकी उपलब्धियों का आकलन किया जाता है कि उन बच्चों ने उस महीने तक, उस कक्षा तक क्या उसने उपलब्धि अर्जित की है, उसके आधार पर भी ये पता लगता है कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में। जनरली देखिएगा जो मैंने पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था, पिछले लेक्चर में, कि जिन बच्चों की आईक्यू ज्यादा होती है ना, वो बच्चे न सिर्फ एक विषय में आगे होते हैं, वो बच्चे न सिर्फ एक क्षेत्र में आगे होते हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में आगे होते हैं, विभिन्न मामलों में वो आगे होते हैं। उनका रुचि क्षेत्र अलग अलग होता है, और हर एक रुचि क्षेत्रों में उसकी भूमिका बड़ी मजबूत होती है। इसलिए ये निष्पत्ति परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण के मार्फत से भी हम बच्चों के आईक्यू के बारे में हम गेन कर सकते हैं। और एक और हम कर सकते हैं कि विशेष योग्यता परीक्षण, या फिर सबसे बढ़िया एप्रोप्रिएट यहाँ पे ये हो सकता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको कहते हैं अभिवृत्ति परीक्षण, कि एक व्यक्ति के भीतर विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियां रहती हैं। चूंकि देखिए, ये जो विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियां आती है, जेनेटिक रूप से हमारे भीतर ट्रांसफर होती है। मैंने पिछले लेक्चर्स में इसकी चर्चा की है कि हम पास्ट डिफरेंट जनरेशंस की उपज है। हमारे जो विभिन्न प्रकार के पूर्वजों के मार्फत जो जीन का ट्रांसफर होता है ना, वो जीन हमारे भीतर जो आता है, तो उसके मार्फत से हमारे भीतर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एटीट्यूड, डिफरेंट टाइप्स जो विभिन्न प्रकार की जो अच्छी या बुरी चीजें होती हैं, वो हमारे भीतर आती है। तो क्या होता है कि एप्टीट्यूड का टेस्ट करने से कि वादन में कैसा है, गायन में कैसा है, पढ़ाई में कैसा है,
खेल में कैसा है, पेंटिंग में कैसा है, अनुशासन के क्षेत्र में कैसा है, सामाजिकता के क्षेत्र में कैसा है, संवेगात्मक स्तर पर कैसा है, ये उसमें विभिन्न प्रकार के परीक्षण एक साथ हो जाते हैं। और जिसमें सबसे ज्यादा इस प्रकार की क्वालिटी होती है, ये माना जाता है कि वो बच्चा जो है वो ज्यादा प्रतिभाशाली है, उसके भीतर इस प्रकार की अभिज्ञता ज्यादा है, इसलिए वो इस कैटेगरी में है। तो जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया कि जो प्रतिभाशाली बालक या बालिकाएं होते हैं, जो हमारी विभिन्न प्रकार की कक्षाओं में जिनकी संख्या बहुत ही कम होती है, ऐसे बच्चों को हम विभिन्न प्रकार के साइकोलॉजिकल टेस्ट और फिर उसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के जो अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, पेरेंट्स, जो सोशल मेंबर्स होते हैं, वो भी इस बात को जज कर सकते हैं और समझते हैं कि कौन सा बालक, कौन सी बालिका प्रतिभाशाली है और कौन किस कैटेगरी में है। और इसके बाद जब हमने चयन कर लिया कि ये बालक या बालिका प्रतिभाशाली की कैटेगरी में है, तो हम उसको एडुकेट कैसे करें, हम उसको शिक्षित कैसे करें। मान लीजिए कि हमारी 1.5 अरब की आबादी है और 1.5 अरब की आबादी में हमारा मान लीजिए कि 1.5 करोड़ या 2 करोड़ लोग हमारी आबादी में प्रतिभाशाली लोग हैं। और ये जो प्रतिभाशाली जो हमारे जितने सारे लोग हैं, आखिर इन लोगों को अब कैसे एजुकेशन दिया जाए। कारण देखिए, हमारे यहाँ जो अभी भी शिक्षा पद्धति है, जो पाठ्यक्रम बनता है, मैंने बड़ी खिंचाई की है पिछले लेक्चर्स में इसके ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ जो विभिन्न प्रकार के एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की एजुकेशन पॉलिसीज आई हमारे सामने, वो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट नहीं थे, वो एप्रोप्रिएट नहीं थे। खासकर जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनके लिहाज से तो कदापि अच्छा नहीं था। हमारे यहाँ आज भी मोटा मोटी एक पाठ्यक्रम बनाया जाता है और राष्ट्रीय स्तर से लेके ग्रामीण स्तर तक उसी पाठ्यक्रम के हिसाब से बच्चों को एजुकेट किया जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि जिस कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जिस मेधा के जो बच्चे हैं, जिस श्रेणी के जो बच्चे हैं, उस हिसाब से उस प्रकार का पाठ्यक्रम उनको मुहैया कराया जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से खासकर ऐसे बच्चे जो अति मेधावी हैं या मेधावी हैं, उनके लिए वो खुराक कमजोर पड़ जाएगा, वो पाठ्यक्रम उनके लिए कमजोर पड़ जाएगा। उनको जो खुराक चाहिए, उनको जो डोज चाहिए, उनकी मेधा के हिसाब से उनको जिस प्रकार का पाठ्यक्रम चाहिए, वो उनको नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे बच्चे 6 महीने में ही पूरे साल भर का पाठ्यक्रम चट कर जाते हैं। और ऐसी स्थिति, ये विकट परिस्थिति आ जाती है शिक्षक के सामने, महाविद्यालय या विद्यालय प्रबंधन के सामने। मैंने भी वर्षों जो शिक्षण का कार्य किया है, मेरे भी पूरे के पूरे जीवन में बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां मिले हैं। यहाँ तक कि बीएड में ऐसे बच्चे मिले, एमएड में कुछ एक बच्चे हमको ऐसे मिले कि जिनके भीतर मेधा कुछ और है, जिनको खुराक चाहिए कुछ और, लेकिन खुराक उनको कम मिल रहा है पाठ्यक्रम के मार्फत से। इसलिए जरूरी इस बात की है कि ऐसे बच्चे जिनकी आईक्यू 130 या 140 से ऊपर हो, ऐसे बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए। और सबसे जरूरी इस बात का है कि अगर आपको लगे कि पाठ्यक्रम कमजोर पड़ रहा है, पाठ्यक्रम कम पड़ रहा है, तो ऐसे बच्चे जो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, तो एक और उपाय यह है कि ऐसे बच्चों को आप वर्ष में 2 बार उन्नति दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 6वाही परीक्षा के बाद तक ही वो सारा का सारा पाठ्यक्रम को पूरा कर लेते हैं, ओबे कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, उसकी पूरी तैयारी कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप अगली कक्षा में आप दाखिला दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 6ठी कक्षा का पूरा पाठ्यक्रम वो 6 महीने में ही अगर वो पढ़ लेता है, तो उस बच्चे को आप 7वीं कक्षा में आप डाल दीजिए। और 7वीं कक्षा में फिर उसके जो अगला 6 महीना है, उसमें 7वीं का जो पूरा पाठ्यक्रम है, उसको वो फिर सही रूप से पढ़ पाएगा। और ऐसे में क्या होगा कि उसकी मेधा के साथ, उसकी योग्यता के साथ, उसकी प्रतिभा के साथ न्याय हो पाएगा। अगर ऐसा हम नहीं करते, बार बार वो बच्चा उसी पाठ्यक्रम को पढ़ता है, उसी टॉपिक को पढ़ता है, उसी किताब को पढ़ता है, तो बच्चे को फ्रस्ट्रेशन होता है, उसको जो खुराक मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। और फिर वो होता है कि बच्चे धीरे धीरे विमुख हो जाते हैं, उससे पढ़ाई की तरफ से उनका ध्यान हट जाता है, उस पाठ्यक्रम को सही प्रकार से वो भी नहीं कर पाता है और फलतः उसके लिए बिल्कुल नकारात्मक हो जाता है। इसलिए जरूरी ये है कि अगर आपको लगे ऐसा कि पाठ्यक्रम में संशोधन करने के बाद भी, अगर बच्चों को वर्ष में उन्नति देने के बाद भी अगर इस प्रकार की समस्याएं आती हैं,
तो इन समस्याओं को बड़ी बारीकी से, चाहे कि महाविद्यालय या विद्यालय का प्रबंधन हो, इस चीज को वो दूर करने का प्रयास करे। अगर जरूरत पड़े तो इसमें पेरेंट्स का भी सहयोग लिए, अगर इसमें जरूरत पड़े तो और भी जो एक्सपर्ट हैं एजुकेशन के फील्ड के लोग, साइकोलॉजिस्ट अगर कोई है, तो फिर ऐसे लोगों का भी सहयोग लिया जाना चाहिए ताकि बच्चे बढ़िया से उसको सीख पाए। और बच्चों को एजुकेट करने का एक और तरीका यह है कि ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालय खोला जाए, या अगर विशेष विद्यालय ना खोल सकते हो तो विशेष प्रकार की स्पेशल कक्षाओं का प्रबंधन कीजिए। जैसे देखिए ये 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें नवोदय विद्यालय के को खोलने का उसमें सारा का सारा प्रस्ताव पास किया गया था। और उसी के आधार पे भारत के विभिन्न जो प्रदेशों में, विभिन्न जिलों में नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। परिकल्पना यह थी कि जो चुने हुए, जो अति प्रतिभाशाली जो बच्चे हमारे सुदूर गांव में है, हमारे देहात में है, जिन बच्चों को सही रूप से एजुकेशन नहीं मिल पाता, ऐसे बच्चों को चुनकर जिला स्तर पर उनको विद्यालय में रखा जाए, सरकारी खर्चे से उनको सारी चीज उनको वहन किया जाए, उनकी प्रतिभा को निखारा जाए, ताकि हमारे देश में भी प्रतिभा का अकाल न हो। हालांकि हमारे यहाँ क्या है कि लोग हर चीज में कुछ न कुछ जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसी कारण से जो राजनीतिक जो हस्तक्षेप उन विद्यालयों में होना शुरू हुआ, चाहे क्षेत्रीय स्तर से होता हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर से होता हो, इस कारण से आज नवोदय विद्यालय भी पतन की कगार पे है। लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पे, प्रांतीय स्तर पे, बहुत सारे जो मिशन, जो आरके मिशन टाइप के जो बहुत सारे स्कूल हैं दिल्ली में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, जहाँ की बच्चों का विभिन्न प्रकार का उनका टेस्ट करके, साइकोलॉजिकल टेस्ट करके उनका नामांकन होता है। इसलिए ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली होते हैं, तो वो प्रतिभाशाली बच्चे चुन के ऐसे विद्यालयों में जाते हैं और फिर ऐसे बच्चों के साथ न्याय हो पाता है। लेकिन भारत जैसे गरीब देश में, बिहार जैसे गरीब प्रांत में, आप ऐसे बच्चों के लिए अलग अलग विद्यालय की परिकल्पना अभी तो तत्काल नहीं कर सकते। यहाँ क्या है कि एक ही विद्यालय में सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जहां प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जहां मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं, जहां गूंगे बहरे बच्चे हैं, बहरे बच्चे हैं, वो विकलांग बच्चे हैं। औपचारिकता के नाम पे ऐसे लोगों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए, बहरे गूंगे बहरे बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की गई। लेकिन वहां क्या हालात है, ये शायद इससे आप बिल्कुल रूबरू हैं, इसके बारे में आप बिल्कुल हकीकत रूप से इसको आप जानते हैं। हालत यह है कि आज भी वो सामान्य विद्यालय में ही विभिन्न प्रकार के छात्र वहां पर जुटते हैं, और वही जो शिक्षक होते हैं उसी पाठ्यक्रम के हिसाब से मोटा मोटी ऐसे बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं। इसलिए अगर मान लीजिए आपके सरकारी बजट में इस बात का प्रावधान ना किया जाए, अगर सरकारी बजट का प्रावधान इस प्रकार से ना हो पाए, तो बेहतर उपाय यह भी है कि ऐसे बच्चों के लिए कितना बढ़िया हो कि ऐसे बच्चों के लिए विद्यालय में एक स्पेशल कक्षा का अरेंजमेंट किया जाए। ऐसे बच्चे जो चुने हुए बच्चे हों, ऐसे बच्चों के लिए एक स्पेशल क्लास चलाया जाए, ताकि बच्चे को कुंठा ना हो, बच्चे बिल्कुल उनकी प्रतिभा के साथ न्याय हो पाए। अगर ऐसा कर पाएंगे आप, तो निश्चित रूप से बच्चे को सही प्रकार से उनको आप उनके साथ न्याय कर पाएंगे। अगर ऐसा होगा तो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सरपट, वो प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, और फिर हमारे देश में भी प्रतिभा का अकाल नहीं रहेगा। और फिर जो बहुत सारी प्रतिभा ऐसी है जो हमारे देश से पलायन कर जाती है, वो पलायन नहीं कर पाएगा। तो इन सारी चीजों पर ध्यान देना होगा। और एक चीज और आप कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए, एक ब्रॉड जो सिलेबस बनाया जाए ऐसे बच्चों के लिए। क्योंकि मैंने बताया आपको कि ऐसे बच्चों को खुराक कुछ ज्यादा चाहिए, तुरंत ही वो जो साधारण पाठ्यक्रम होता है ना, उसको चट कर जाते हैं। इसलिए इनके लिए है कि बढ़िया सा एक बृहद पाठ्यक्रम इनके सामने होना चाहिए। और इसके साथ साथ विद्यालय में विभिन्न प्रकार के जो लेबोरेटरीज हैं, या जो विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय में जो विभिन्न प्रकार की जो किताबें होनी चाहिए विभिन्न विषयों की, बच्चों की रुचि के हिसाब से, उन सारी सामग्रियों का अभाव नहीं होना चाहिए। कारण ऐसे बच्चों को अगर संतुष्टि अपने सिलेबस से नहीं होता, ऐसे बच्चों को अगर संतुष्टि अपने शिक्षकों से नहीं होता, तो ऐसे बच्चे विद्यालय में जो आपको जो लाइब्रेरी हुआ करता है, या विद्यालय में जो फिर वो लेबोरेटरी हुआ करता है, उसके संपर्क में जाके बच्चे अपनी क्षुधा को शांत कर सकते हैं और उनके भीतर जो मेधा है उसको बचा सकते हैं। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि इन सारी चीजों का भी निर्माण किया जाए,
ताकि प्रतिभाशाली बच्चों के साथ न्याय हो पाए। और एक और चीज आप और कर सकते हैं, किसी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से। देखिए, चाहे कि मान लीजिए वो प्राथमिक स्तर पे हो, चाहे कोई माध्यमिक स्तर पे हो, चाहे कोई उच्चतर माध्यमिक स्तर पे हो, चाहे कोई महाविद्यालय के स्तर पे हो, चाहे कि वो व्यावसायिक पाठ्यक्रम में हो, चाहे वो जनरल पाठ्यक्रम में हो, चाहे कि टेक्निकल पाठ्यक्रम हो, किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। जनरली देखिए, कभी कभी बच्चे जो कक्षा की पढ़ाई से उब जाते हैं, जो परंपरागत रूप से जो पढ़ाने की व्यवस्था आज भी है हमारे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, इससे बच्चे उब जाते हैं। कितना बढ़िया हो कि आप विभिन्न प्रकार के एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज को वहां पे आप शामिल कीजिए, ताकि बच्चे के भीतर जो मेधा है, जो योग्यता है, जो क्षमता है, जो काबिलियत है, जो हुनर है, जो लेके वो आया है, उन सारी चीजों के साथ वो न्याय हो सके। जैसे मान लीजिए, आप कभी सेमिनार करा दीजिए, आप कभी डिबेट करा दीजिए, कभी आप अंत्याक्षरी करा दीजिए, आप उसको उसमें कंपटीशन ले आइए, उसके कुछ पुरस्कार की व्यवस्था कर दीजिए। और ऐसे में क्या होगा कि बच्चे एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में ये बच्चे अपनी प्रतिभा के साथ न्याय कर पाए। ऐसा करके न सिर्फ आप जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी प्रतिभा को आप बचा के रख सकते हैं, उनको आप संचित करके रख सकते हैं, बल्कि ऐसे बच्चे भी जो मंद बुद्धि हैं वाले जो बच्चे हैं, जो सामान्य बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे हैं, जो निम्न बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे हैं, उनके ऊपर भी इसका सकारात्मक असर होगा, एक एकेडमिक इन्वायरमेंट बनेगा, और साथ साथ ऐसे बच्चों के साथ न्याय होगा। और फिर जो हमारी एक परिकल्पना है कि ये जो हमारे गिफ्टेड चाइल्ड है, ये जो हमारे जो अति प्रतिभाशाली बालक या बालिकाएं हैं, इनके साथ भी न्याय हो पाएगा। अगर ऐसा करने में हम सक्षम हुए, अगर ऐसा करने में हम कामयाब हुए, तो इन बच्चों के लिए समझिए कि बहुत ही सहायक होगा। और यकीन मानिए, ये बच्चों के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो इन सारी चीजों को अगर हम शामिल करें इसमें, और इन सारी चीजों के माध्यम से अगर बच्चों को हम एजुकेट करें और फिर बच्चों को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करें, और इसमें फैमिली और स्कूल और सोसाइटी, इन सारी इसमें शामिल जितने सारे लोग हैं, इन सभी लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, इन सभी लोगों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। और अगर ऐसा ये कार्य करने में सक्षम होंगे तो बच्चे का विकास सही प्रकार से होगा। देखिए, एक बात मैं जो बड़ी गंभीरता से मैं देख रहा हूं, मैं बरसों से देख रहा हूं, मैं इस पेशे में हूं, कि ऐसे बच्चे जो हमारी सोसाइटी में, हमारे विद्यालय में, हमारे परिवारों में जिस प्रकार के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे बिल्कुल ही कुंठित महसूस करते हैं अपने आप को। ऐसे बच्चों की निग्लिजेंसी का शिकार होना पड़ता है। ऐसे बच्चे का सामंजस्य सही प्रकार से नहीं हो पाता, न परिवार में सामंजस्य हो पाता है, न समाज में सामंजस्य हो पाता है, न विद्यालय में सामंजस्य हो पाता है, न खेल के मैदान में सामंजस्य हो पाता है। इन बच्चों का एडजस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि ये बच्चे यूनिक होते हैं। और जनरली आप देखिएगा कि जिन बच्चों में इनसे कम योग्यता होती है, उनके भीतर इनके प्रति कॉम्प्लेक्स की भावना होती है। वो बच्चे इनको पसंद नहीं करते, वो बच्चे इनको लाइक नहीं करते। कभी कभी परिवार में भी ऐसा होता है कि जो उन बच्चों से, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इनसे जो बड़े भाई बहन होते हैं ना, वो भी उनको निग्लेक्ट करते हैं, वो भी उनको कोऑपरेट नहीं करते, वो भी उनकी मेधा को सलाम नहीं करते, वो भी उनकी योग्यता को नहीं समझते। फल ये होता है कि ऐसे बच्चे परिवार में भी उटपटांग एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं, बर्तनों को तोड़ना, विभिन्न प्रकार से हल्ला करना, विभिन्न प्रकार से वो इस प्रकार की नॉर्मल एक्टिविटीज प्रदर्शित करना, जो कि अच्छा नहीं होता। इस कारण होता है चूंकि इस बच्चे के भीतर जो मेधा है, जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसके साथ चूंकि न्याय नहीं होता, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलता, उसको सम्मान नहीं मिलता, इसलिए ऐसे बच्चे विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं वहां। तो बीइंग ए पेरेंट्स, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए सोशल मेंबर, हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इनको हम जांचे, इनको परखें और फिर इनकी मेधा को सलाम करें, इनकी मेधा को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, इसको सहेजने का प्रयास करें, इसको तराशने का प्रयास करें। अगर ऐसा हम करने में सक्षम होंगे तो न सिर्फ पारिवारिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और फिर विद्यालय स्तर पे, हर स्तर पर इन बच्चों का बढ़िया से इनका विकास हो पाएगा। और जब इनका बढ़िया से विकास होगा तो हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा विद्यालय, हमारा प्रांत, हमारा देश शिखर पे होगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि ये जो बिल्कुल जो एक्सेप्शनल जो चाइल्ड जो हमारे बीच, जो हमारे ये बच्चे, जो अति प्रतिभाशाली बच्चे जो आते हैं, इन बच्चों की मेधा को हम संचित करें, इनका हम सही प्रकार से उपयोग करें और इनको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तभी हमारा और हमारे समाज का कल्याण होगा। आगे हम फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए
हम आपको प्रॉब्लम ये क्या कहते हैं, मंद बुद्धि बालक जो होते हैं, ये बालिका होते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक।